Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel Neat Biology Unplugged. So I hope you all are doing well. You're safe at home. And how was your festival? How was Diwali? I hope it went well. So today we are going to do lecture number 3 for the chapter Cell, the Unit of Life, जहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द सेल मेम्ब्रेन इन डिटेल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ऑलरेडी हमने एक जनरल ओवरव्यू किया है अबाउट यूकैरियोटिक सेल, करेक्ट। तो मैंने आपको कहा था कि अब सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको एक या दो, आई नो थोड़ा सा लेंथी वीडियो देखने में आप लोग को कंटाल आता है, इसलिए आई ट्राई टू पुट द वीडियोस वेरी शॉर्ट, बट प्लीज डू वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। तो आज हम पढ़ते हैं अबाउट द सेल मेम्ब्रेन विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसमें से आप एमसीक्यूज भी कंसिडर कर सकते हो आना, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैं अपलोड करूंगी एज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट विद इन 2 to 3 days। तो आपको वो देखने को मिल जाएगा, आप उसे सॉल्व करो। कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछो, आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम लिंक जो मैंने आपको दी है आप उसमें भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन एज हमको पता है कि ह्यूमन मैमल्स में, राइट, एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो हम उसको कहते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। क्या है बच्चा वो? आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। तो यहाँ पर एक इमेज है सेल का, तो इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। आप सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, एंड प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हो, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट नेम्स है। यू कैन कॉल इट एज सेल मेम्ब्रेन, और यू कैन कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप इसको बायो मेम्ब्रेन, या फिर आप इसको प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हो। सारे का सारा का जो मतलब है इट इज वन एंड द सेम। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। ओके, कैसी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट अगर हम प्लांट्स की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, राइट। सो ये एनिमल्स में आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन प्लांट्स में इसके बाहर एक और सेल है, एक और लेयर है जिसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल विल बी द नेक्स्ट लेक्चर विच आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं। सो इट इज वेरी वेरी थिन, ये काफी पतली सी पॉजिटिव फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलरली एंड इंट्रा सेल्यूलरली, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलरली मीन सेल के बाहर, एंड इंट्रा सेल्यूलर भी काफी ऑर्गेनल्स के लेयर्स में इट इज प्रेजेंट, राइट। ऑर्गेनल्स होते हैं ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, तो ये वैसी ही रहती है। सो इट इज वेरी थिन एंड एक्स्ट्रा सेलुलरली इट इज प्रेजेंट अराउंड प्रोटोप्लास्ट। आपको याद होगा मैंने बताया था प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। जब हम सेल से सेल वॉल को निकाल देते हैं तो उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। एंड इंट्रा सेलुलरली इट इज प्रेजेंट अराउंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल। तो मैक्सिमम जो ऑर्गेनल्स है वो हमारे विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उसमें भी ये प्रेजेंट होती है। इट विल सेपरेट द सेल ऑर्गेनल्स फ्रॉम साइटोसॉल। साइटोसॉल बच्चा क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, साइटोप्लाज्म माइनस द ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एज साइटोसॉल। तो ये सेल ऑर्गेनल्स और साइटोसॉल को सेपरेट करती है, ठीक है। अब इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर था, the detailed structure of membrane studied only after the advent of electron microscope, because ये काफी thin है। तो इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर था वो पढ़ा गया कब? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में डिस्कवर हो गया, तो उसके बाद इसके डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ा गया। And meanwhile, there was chemical studies on cell membrane, especially on human RBCs, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. तो जब तक वो माइक्रोस्कोप आया उसके दौरान जो आरबीसी की जो स्ट्रक्चर था, आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, उस पे साइंटिस्ट लोग अपनी अपनी इन्वेंशंस कर रहे थे, जिससे एक पॉसिबल स्ट्रक्चर की सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसा दिखता होगा, एक पॉसिबल डिडक्शन पे आए थे। तो पॉसिबल डिडक्शन क्या थी देखते हैं। पॉसिबल जो इन्फेरेंस था जब आरबीसी के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जा रहा था, तो वो क्या था वो देखते हैं। सो पहले ये कहा गया कि जो थिकनेस ऑफ बायो मेम्ब्रेन है इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसकी जो थिकनेस होती है वो 75 एंगस्ट्रॉन होती है। एंड सेल मेम्ब्रेन जो होता है इट अपियर्स ट्राइलैमिनर, ठीक है। वो कैसी दिखती है? वो दिखती है जैसे कि वो 3 लेयर की बनी हुई है। ट्राइलैमिनर मींस जैसे कि वो 3 लेयर की बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो
बट एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन को ट्राइलैमिनर कहा जाता है, ओके या फिर आप इसको ट्राइलैमिनर मॉडल भी कह सकते हो, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फोस्फोलिपिड सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड। सी व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स, ये देखो ये है आपकी पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन का लेयर, ओके तो ये जो होते हैं, आई जस्ट ड्रॉ ओवर हियर, ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, इस रीजन को हम कहते हैं हेड एंड इस रीजन को हम कहते हैं टेल, ठीक है। जो टेल है वो आपकी हाइड्रोफोबिक है, क्या है बच्चा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मींस वाटर हेटिंग, एंड जो हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग। तो हेड जो है वो वाटर लविंग है एंड जो टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। तो क्या बोला है, इनमें ये तीन लेयर क्यों दिखती है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ हाइड्रोफिलिक टेल्स, हाइड्रोफोबिक टेल्स, ये देखो हाइड्रोफोबिक टेल्स है ये और ये, राइट, एंड हाइड्रोफोबिक हेड्स आर देयर ऑन द आउटर पार्ट। तो बाहर हाइड्रोफोबिक हेड्स है, बीच में ऐसी हाइड्रोफोबिक टेल है, तो इट लुक्स लाइक अ सैंडविच, किसकी तरह दिखता है, सैंडविच, हेड्स टेल एंड अगेन हेड, सी लाइक दिस, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा है, ये हेड रीजन है, ये हेड का इधर पे टेल है, ये नीचे भी हेड है और यहाँ से भी टेल जा रहा है, ये देखो हेड टेल, और ये कुछ ऐसा इधर पे से भी आपका हेड और टेल होगा। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सैंडविच है, तो इसीलिए हमने इसको पहले सैंडविच मॉडल भी कहा था। It shows presence of lipids, mostly phospholipids arranged in bilayers. तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका है, ये हेड है, टेल है, ये क्या है, ये है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है बच्चा, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। तो क्या सेल मेम्ब्रेन हमारी ट्राइलैमिनर है या वो बाइलेयर्ड है, यस यस इट इज बाइलेयर्ड, ये दो लेयर की है, ओके ये देखो ये उसका फर्स्ट लेयर है और ये उसका सेकंड लेयर है, बट वो दिखती कैसी है, इट अपियर्स टू बी ट्राइलैमिनर, ठीक है, दिखने में वो ट्राइलैमिनर है बट है वो टू लेयर्स की, एंड टू लेयर्स किसके बने हुए हैं, फॉस्फोलिपिड लेयर्स, ठीक है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्लूइड वोसियाक मॉडल, ठीक है। सो लिपिड, जैसे मैंने आपको कहा, लिपिड जो होता है, ये एक लिपिड यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये देखो हाइड्रोफिलिक हेड मतलब वाटर लविंग है, अट्रैक्टेड टुवर्ड द वाटर, ये है हाइड्रोफोबिक टेल विच इज रिपेल्ड बाय वाटर। तो एज फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर में दोनों भी थिंग है, ओके इसके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। We say that phospholipids are amphipathetic. What do we say? Amphipathetic. Very very important for your MCQ. ठीक है, सो लिपिड्स के पास क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है एंड दो हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी इफ यू सी देयर इज ओनली वन हेड, ठीक है, बट यहाँ पर कितनी टेल्स है, दो टेल्स है, इसीलिए हम फॉस्फोलिपिड्स को कहते हैं कि वो एम्फीपैथेटिक है, बिकॉज इसके पास हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों है, ठीक है। सो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो लेयर पे अरेंज होते हैं, बट वो दिखते हैं एज इफ वो तीन लेयर है, या फिर वो सैंडविच की तरह दिखते हैं, बट वो कितने लेयर के हैं, वो एक्चुअली टू लेयर के ही है। एंड क्यों ऐसा है, व्हाई देयर इज, व्हाट इज द रीजन दैट ये दो लेयर के हैं, बिकॉज सो दैट द टेल, ये देखो सो दैट जो टेल है ना वो कभी डायरेक्ट कांटेक्ट ना आए विद द वाटर, विद द एक्वियस सराउंडिंग, बिकॉज टेल क्या है, टेल है हाइड्रोफोबिक, टेल को क्या टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक, वाटर एटिंग है। तो अगर टेल बाहर की तरफ होती, ओके स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर स्ट्रक्चर ऐसा होता तो टेल बाहर के सराउंडिंग से अट्रैक्ट होती, राइट, जहां पर वाटर होता है, एक्वियस चीज होती, तो इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इसीलिए टेल का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर का तरफ है, सो दैट इट डजंट कम इन कांटेक्ट विद द एक्वियस सराउंडिंग, बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि क्यों हेड के जो टेल्स होते हैं, मतलब फॉस्फोलिपिड के जो टेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, वो अंदर की तरफ होते हैं सो दैट वो एक्वियस सराउंडिंग के आजू बाजू ना आए। Okay, so now cell membranes also shows presence of certain proteins and carbohydrates, ठीक है। तो अब हमको इतना तो पता है कि cell membrane के structure is made up of phospholipids, right? But apart from phospholipids, there are certain things which are called as proteins and carbohydrates. तो ये देखो दिख रहा है, इसमें carbohydrates है, दिख रहा है, and plus इसमें proteins भी है। See, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे when we'll be studying about the
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स की बनी नहीं होती है, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड? इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, राइट? हमारे बॉडी में अराउंड 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो इनका जो रेशियो होता है वो वेरी होता है। कुछ एग्जांपल देती है हमारी एनसीईआरटी। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो ह्यूमन आरबीसी है वो अराउंड 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड्स बनाती है। ओके, सो ह्यूमन आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है, इट कॉन्स्टिट्यूट टू अराउंड 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड्स। एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं उन्होंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है इंटीग्रल एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल। इंटीग्रल मींस जो अंदर के तरफ है एंड पेरिफेरल मींस ऑब्वियसली जो बाहर के तरफ है। ये देखो, ये दिख रहा है, दिस इज योर पेरिफेरल। ये देखो, एंड इंटीग्रल तो पूरा अंदर को कवर करती है, ये ऐसे, तो उसको कहते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। So membrane proteins can be divided into, as I told you, integral and peripheral. So peripheral जो होगी that will lie on the surface of the membrane. So peripheral, ये देखो आप clearly image में देखो cells, ये एक सेकेंड, पेरिफेरल जो है वो आपकी ऑन द सरफेस है, एंड जो आपकी इंटीग्रल है वो टोटली अंदर बरीड है। ओके, मेम्ब्रेन के अंदर है, ये दिख रहा है आपको, मेम्ब्रेन के एकदम अंदर है। सो दैट इज अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक इन जनरल जब तक ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नहीं आया था तब तक ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली गई थी कि ओके ये इतने एंगस्ट्रॉम की है, इसके 2 लेयर्स की बनी हुई है, बट इट अपीयर्स टू बी ट्राइलैमिनर, इसीलिए उसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। एंड वो पहले कहा गया कि वो फॉस्फोलिपिड की बनी है और उसके साथ साथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें होते हैं। एंड फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हमने कैसे पढ़ा? एक पोलर हेड होता है एंड 2 नॉन पोलर टेल्स। हेड इज head is hydrophilic and tail is hydrophobic. very important, एमसीक्यू में बहुत बार आया है कि बाहर के तरफ हेड है या अंदर के तरफ हेड है। सो यस, आप बताओ कहाँ की तरफ है? यस, द हेड इज ऑन द आउटर लीफलेट, right, and the tail is on the inner leaflet. This is a very important MCQ which has already come in your NEET exam. जब मैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर 5 MCQs डालूंगी in the form of short, तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन। ओके, सी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड आई विल ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 5 MCQs इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट, सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट टॉपिक ऑल्सो, और आपका वो MCQ का जो प्रिपरेशन है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको हर जगह, मतलब बहुत सारे जगह आप ये वाला मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ो, वो वाला मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ो बोला जाएगा, लेकिन हमारी एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताती है जो हमें सिर्फ पढ़ना है। ओके, वी डू नॉट नीड टू स्टडी एनी अदर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओनली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल which was given by S.J. Singer and G.I. Nicholson. Names are important. ठीक है, इन्होंने 1972 में हमें ये मॉडल के बारे में बताया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। तो ये देखो, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ ऐसी दिखती है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिख रहा है कैसे, हेड आउटर पार्ट में है और टेल इनर पार्ट में है। So it is present in highly viscous fluid matrix. One second. Okay. See like this. So phospholipid bilayer की बनी हुई है जिसके 2 पार्ट्स है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, head and 1 head and 2 tails. Okay, so head is hydrophilic and the tail is the hydrophobic one. हेड का जो फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोट जो पार्ट है वो हेड का है, फॉस्फेट पार्ट किसका है बच्चा? हेड का है, एंड जो लिपिड पार्ट है दैट इज योर टेल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए एज लिपिड पार्ट टेल है ना बेटा, इसीलिए इट इज वाटर हेडी। ओके, तो ये देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर which is around 45 angstrom thick and it consists of hydrophobic tails which are oriented inward. So tail कहाँ पर है? tail अंदर की तरफ है, and tails from 2 layer face each other, मतलब एक लेयर और ये दूसरा लेयर, दोनों लेयर के जो टेल्स है वो एक दूसरे को दिखते हैं, दिख रहा है आपको इमेज में, दोनों लेयर के जो टेल्स है वो एक दूसरे को फेस करते हैं। हाइड्रोफोबिक रीजन प्रोवाइड्स
मैक्सिमम रेसिस्टेंस टू एंट्री ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड पोलर सॉल्यूट्स। तो जो हाइड्रोफोबिक रीजन है, मतलब जो टेल रीजन है, वो रेसिस्टेंट है। ओके, मैक्सिमम रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है, वो अवॉइड करता है द एंट्री ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड पोलर सॉल्यूट्स। एंड दिस इज योर हाइड्रोफिलिक हेड विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। ये देखो बाहर की तरफ है आपका हाइड्रोफिलिक हेड। एंड नाउ कमिंग टू द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो हमें ये तो ऑलरेडी पता था। नाउ कमिंग टू द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, सो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो कौन से शेप के होते हैं? दे आर मोस्टली ग्लोब्यूलर, दो टाइप के हैं। आप पेरिफेरल एंड इंटीग्रल भी कह सकते हो, बट यहाँ पर एज हम फ्लूइड बोस्टैक मॉडल पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बोलती है कि ये दो टाइप के हैं। एक है आपका एक्सट्रिंसिक एंड द सेकंड वन इज इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब ये देखो ऑन द सरफेस है, बाहर है, आपको एरो दिख रहा है, ये देखो ये एक्सट्रिंसिक है। द व्हाइट वन इज एन इंट्रिंसिक प्रोटीन, द येलो वन, दिस वन इज आल्सो एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक कौन से है? इंट्रिंसिक वो है जो एक तो देखो, आप देखो इमेज में इधर आधा अंदर है, राइट, सी आधा अंदर है, और एक है जो पूरे मेम्ब्रेन से पार हो रहा है। ओके, पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो एक्सट्रिंसिक सिर्फ ऑन द सरफेस है, एंड इंट्रिंसिक जो है वो वन थोड़ा अंदर है, और दूसरा जो है वो पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस ऑन कर रहा है। ओके, सो अब एक्सट्रिंसिक को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स को कहते हैं, जो लूजली हेल्ड, ऑब्वियसली बाहर है ना, तो वो लूजली हेल्ड है, मतलब काफी टाइटली बाउंडेड नहीं है, लूजली बाउंडेड है, जिसको आप बहुत इजीली रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू द इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक अंदर की तरफ है, सो इट इज टाइटली बाउंडेड, इट इज एम्बेडेड इनसाइड इट एंड इट इज टाइटली बाउंडेड, एंड इंट्रिंसिक इज आल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहते हो आप इसको बच्चा? इंटीग्रल प्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जो आपके पूरे थिकनेस, दिख रहा है आपको, सेल मेम्ब्रेन के पूरे थिकनेस के थ्रू जा रहे हैं, एंड ऐसे टाइप ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ऐसे टाइप ऑफ प्रोटीन को हम कहते हैं चैनल प्रोटीन। क्या कहते हैं बच्चा? हम इसको कहते हैं चैनल प्रोटीन, जिसको आप बाहर से, मतलब दोनों सरफेस से देख सकते हो। अगर आप ऊपर से देखोगे तो भी दिखेगा, अगर आप नीचे से देखोगे तो भी दिखेगा। ये देखो ऊपर से भी दिख रहे हैं और नीचे से भी दिख रहे हैं, तो आप इसको चैनल प्रोटीन या फिर आप इसको टनल प्रोटीन भी कह सकते हो। ओके, सो नाउ दैट वाज अबाउट द फ्लूइड मोसैक मॉडल। फ्लूइड मोसैक मॉडल में कोई बहुत सी डिफरेंट चीज नहीं है, वही है जो हमने इन जनरल एक जो लेयर है, सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। एंड बस आपको यहाँ पर डिस्कवर, जिसने डिस्कवर किया था, सिंगर एंड निकोलसन, उनके नाम याद रखते हैं। तो फंक्शंस क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देख लेते हैं। ऑब्वियसली इट्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, तो इट इज गोइंग टू इम्पार्ट शेप टू द सेल, सेल को शेप देगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम सेल इंजरी, इट विल सेपरेट द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है उसको सेपरेट करेगा, मेंटेन्स इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल बिकॉज इट इज हैविंग अ बाउंड्री। तो जब कोई चीज को बाउंड्री होती है तो वो दूसरे सेल के साथ मिक्सअप नहीं होता है, उसकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखता है, सेल ऑर्गेनल्स बनाने में हेल्प करता है। ओके, इट विल रेगुलेट द सेल्यूलर परमियाबिलिटी। हमने क्या पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, मींस वो कुछ चीजें अंदर जाने देता है, कुछ चीजें नहीं जाने देता है। सो इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसीलिए हम कहते हैं कि इट रेगुलेट सेल्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन। मींस वो देखता है कि कौन सी चीज एक्सक्रीट होनी चाहिए, कौन सी चीज अंदर आनी चाहिए, मींस अंदर आ रही है कोई चीज तो उसको कहेंगे सेक्रीट हो रही है, या कौन सी चीज रीएब्जॉर्ब होनी चाहिए। तो ये सारा फंक्शन होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लस जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, मतलब जो हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं, दे आल्सो एक्ट एज एन एंजाइम। सी लाइक दिस, इट सर्व्स एज अ रिसेप्टर्स फॉर amino acids, sugars and hormones. Okay, and it also helps in intake of molecules, that is by using ATP or without using ATP। मतलब obviously जब कोई भी चीज, कोई भी molecules अंदर आता है तो वो दो फॉर्म में आ सकता होगा, राइट? एक में जिसमें एटीपी की जरूरत होती होगी, एक एटीपी यूज होता होगा, और एक जिसमें एटीपी नहीं यूज होता होगा। So these were the general functions of your cell membrane. Now coming to the main part, that is NCRT.
राइट थोड़ा सा आई नो हैंग हो रहा था, मेरा वीडियो हैंग हो रहा था, आई डोंट थिंक मेरी वॉइस हैंग आउट हुई होगी, सॉरी मतलब लैग हुई होगी, बिकॉज द पीपीटीज में जो स्लाइड्स होते हैं ना बच्चा वो बहुत हैवी होते हैं, बिकॉज उसमें जो इमेजेस हमें डालने होते हैं, मतलब मैं जो डालती हूँ वो काफी 3D फॉर्म में होते हैं, प्लस थोड़ा सा एनिमेशंस भी होता है, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर, इसलिए कभी कभी वीडियो लैग हो जाता है, ठीक है। एंड आई ट्राई नेक्स्ट टाइम कि जब ऐसा ऐसा कोई स्लाइड्स आए तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूं, सो दैट आपका जो ध्यान है वो ना भटके। Okay, so coming to the last part of the lecture, that is cell membrane from NCERT. चलो फटाफट से अपनी अपनी NCERT निकाल दो and mark करना शुरू हो जाओ, ठीक है। So the detailed structure of membrane was studied only first after the advent of electron microscope in 1950. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मतलब जो fluid Mosaic model which was a detailed structure वो 1950 के बाद ही आया, हमने पढ़ा ना 1972 में डिस्कवर्ड हुआ, क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोपिक एडवेंट माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो तब तक केमिकल स्टडीज थी, जो सेल मेम्ब्रेन स्पेशली ऑन ह्यूमन आरबीसीज वो साइंटिस्ट पढ़ रहे थे, जिससे उनको एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मिला। ओके, टिल दैट टाइम द साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमने पढ़ा। ओके, तो वो किस पे हुआ था? रेड ब्लड सेल्स, जो आपको पता होना चाहिए। So these study shows that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. तो cell membrane बच्चा किसकी बनी हुई है? Lipids and proteins की बनी हुई है। तो इसमें जो major lipids है वो कौन सा है? Phospholipids, जो कि arranged है in the form of bilayer. Okay, so lipids क्या है? Phospholipids है जो arranged है in the form of bilayer. The lipids are arranged within the membrane with a polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. Very very important. तो ये lipids कैसे arranged है? ये देखो, hydrophobic head, ये देखो, with a polar head outwards and the tail inwards. That this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. जैसे मैंने आपको कहा, जो head part है that's the phosphate part and ये lipid part है, right? So ये कौन सा lipid है इधर पे? It's the saturated hydrocarbon का जो chain होता है that gets protected from the aqueous environment because tail is hydrophilic, जैसे मैंने आपको बताया। Later, biochemical investigation clearly revealed that cell membrane also process proteins and carbohydrates. ठीक है, फिर जैसे जैसे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा गया तो ये देखा गया कि फॉस्फोलिपिड्स के अलावा उसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, और प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो रेशियो होता है वो हर एक सेल में डिफरेंट है, जिसमें से एक सेल का रेशियो हमने पढ़ा कि जो एरिथ्रोसाइट्स का है वो अराउंड 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड है। Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified on integral and peripheral. Ease of extraction means किस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर extrinsic है तो बहुत easily निकल जाएगी because वो on the surface है, deeply embedded नहीं है। But अगर वो intrinsic है तो it will take a little bit of energy to remove it, right? So peripheral proteins जो है वो surface के ऊपर है, while जो integral proteins है are partially or totally buried in the membrane. Okay? So once again, that was about the structure of your fluid, about the cell membrane. See, we'll just see the detailing of the structure. 1 second. Yes, तो ये कुछ structure है। तो ये देखो, आपके peripheral proteins है जो कि outer surface पे है। ये sugar दिखाया है, means these are your carbohydrates. ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन, तो मैंने जैसे आपको कहा इंटीग्रल प्रोटीन्स दो टाइप के, एक जो पूरा आपको दोनों साइड से दिख रहा है, ये देखो इधर ऊपर से भी दिख रहा है, इधर नीचे से भी दिख रहा है। सो दीज आर योर टनल प्रोटीन्स, आप इसको चैनल प्रोटीन्स भी कह सकते हो। एंड ये जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन है जो पार्टली एम्बेडेड है, राइट। आई होप जो आपको स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर काफी अच्छे से समझ में आ गया। Now coming to the improved models of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, which is the widely accepted fluid mosaic model. तो किसने डिस्कवर किया, कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ, दोनों भी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा है, क्वासी फ्लूइड नेचर की है लिपिड, ओके, मतलब लाइक थोड़ी सी जेल लाइक है। इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, तो क्या करती है, प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स का जो मूवमेंट है वो अलाउ करती है। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. तो वो कितना ज्यादा अलाउ करती है उस हिसाब से हम उसको कहते हैं कि वो कितनी फ्लूइडिटी है।
फिर fluid nature of membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. Now what does this point mean? Try to understand. देखो अभी कैसा है ना, ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड नेचर की है, लाइक दिस, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा कड़क होती या बहुत ज्यादा हार्ड होती तो क्या ये सेल ग्रोथ कर पाती, क्या ये अपने साइज में बढ़ पाती? नहीं हो जाती, राइट। क्या ये इजिली इंटरसेल्यूलर जंक्शन या फिर कोई भी चीज, एंडोसाइटोसिस मींस बाहर से जब कोई भी चीज अंदर आती है तो उसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो ये ऐसे अंदर ले पाती, क्या वो सेल डिविजन कर पाती? नहीं कर पाती। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो क्वासी फ्लूइड है, ओके, लाइक अ वेरी जेल, लाइक वेरी थिन। So one of the most important function of plasma membrane is to transport of the molecule across it. तो plasma membrane का काम क्या होता है? Molecules को transport करना, ठीक है। So the membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. इसीलिए हम इसको semi permeable कहते हैं, because ये कुछ चीजें pass on करने देती है और कुछ चीजें नहीं करने देती। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called passive transport. जैसे मैंने आपको कहा, वहां पर भी इमेज में भी मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें जो होती है वो डायरेक्टली पास हो जाती है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ऐसी चीजें जब विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको कहते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. Diffusion क्या है? जब कोई भी चीज आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है तो उसको कहते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। तो कुछ सॉल्यूट्स जो होंगे वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास ऑन करेंगे। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर, एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है? डिफ्यूजन में हम सॉल्यूट्स की बात कर रहे होते हैं, राइट। ऑस्मोसिस में हम पर्टिकुलरली वाटर की बात कर रहे होते हैं। तो जब वाटर मूव होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एंड व्हेन सॉल्यूट इज मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। So as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. मतलब क्या है? कुछ polar molecules जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं, तो इसीलिए उनको membrane जो प्रोटीन्स है हमारे, उनकी रिक्वायरमेंट होती है so that they can pass through the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. तो कुछ molecules होते हैं according to the requirement वो पास ऑन होते हैं अगेंस्ट, फ्रॉम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ऐसे ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि देखा गया इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। So sodium potassium pump में the transport is because of lower concentration to the higher concentration, and that is called as active transport. So let us just sum up this transport wala part, because I think fluid Mossack model ka image is very much clear. So let's write down the notes in the notes format so that it becomes easier for you to remember. See, transport across the membrane जो होता है वो पहले तो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, और डिटेल में हम पढ़ रहे हैं अभी, विच यू कैन मेक द नोट्स एंड राइट इट डाउन ओवर हियर। तो एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क मतलब क्या होता है? बल्क मतलब एक साथ, जब ज्यादा चीजें एक साथ जाती है तो दैट्स कॉल्ड एज बल्क ट्रांसपोर्ट। एंड बल्क ट्रांसपोर्ट में होता है आपका दो पार्ट, एक होता है एंडोसाइटोसिस एंड दूसरा होता है आपका एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर चीजें आएंगी, एंट्री ऑफ some certain solute inside the cell, and exo मतलब exit of certain things outside the cell, right? So endocytosis जो होता है, एंडोसाइटोसिस, उसमें भी दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज फेगोसाइटोसिस, पहला क्या है? फेगोसाइटोसिस, एंड दूसरा क्या है? पिनोसाइटोसिस। I'll just draw here, let us take an example of amoeba, ठीक है। ये अमीबा का सेल है आपका। तो अब अगर इफ देयर इज अ सल्यूट, ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज सर्टेन सल्यूट ओवर हियर, so there is a solute, so this is a solute, so how it will take it inside? It will take it inside by forming a vesicle, वो अपने अंदर ये लेगा by forming a vesicle,
राइट। तो जब एक सल्यूट अंदर जाता है तो उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और जब वाटर अंदर जाता है तो उसको कहते हैं हम पिनोसाइटोसिस. व्हाट डू वी कॉल इट एज? पिनोसाइटोसिस मींस अ वाटर थिंग गोज इनसाइड द सेल, so that is called as पिनोसाइटोसिस. एक दूसरा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, that is called as specific transport. इसको क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर आएगा जो चीजें आपने ये पैराग्राफ में पढ़ी है. सो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में आता है आपका एक डिफ्यूजन, लैटरल डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन. तो ये आपको पता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू होता है टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, राइट. हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और दूसरा होता है अब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन सी चीजें जा सकती हैं? आपकी गैस जा सकती है, वाटर जा सकती है, लिपिड जा सकता है. इनमें से कोई भी चीजें डिफ्यूजन के द्वारा जा सकती है, बट पर्टिकुलरली वाटर जाएगा तो हम क्या कहेंगे उसको? वी विल बी कॉलिंग इट एज ऑस्मोसिस, राइट. एंड दूसरा टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. क्या कहते हैं हम इसको? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये भी आपका होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विल रिक्वायर चैनल्स और कैरियर. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सल्यूट्स होंगे वो अपने आप नहीं जाएंगे, उनको एक माध्यम, एक मीडियम चाहिए टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. Okay, so they will pass across the cell membrane through a medium, and then आपका दूसरा टाइप नेक्स्ट इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसे यहाँ पर लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विथ एटीपी. यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट है. एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप. ये आपको नर्व्स के केस में मिलेगा. लाइक जब हमारी नर्व्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल पिंच माई हैंड, राइट. तो यहाँ पर ये जो मुझे सेंसेशन मिले हैं इट्स बिकॉज यहाँ पे जो हमारी नर्व्स है, राइट, उसमें देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विच टुक्स प्लेस. ओके, क्या होता है ना, 3 सोडियम अंदर जाता है तो 2 पोटेशियम बाहर आती है. सो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन द नर्व्स. तो उसका एक एग्जाम्पल इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड एज ये फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन है, आप इसको अपहिल डिफ्यूजन भी कह सकते हो. क्या कह सकते हो? अपहिल डिफ्यूजन. एंड द लास्ट वन जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज वेरी सिंपल. इट इज अगेन फ्रॉम हायर टू लोअर विदाउट एटीपी. विदाउट एटीपी. Okay, so these are the few things which I wanted to tell you to write. See, I know कि ये पैराग्राफ में दिया है. They have talked about the passive transport, they have talked about simple diffusion, they have talked about osmosis, active transport. लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने on the screen लिखा है, it becomes more clear कि okay, that cell membrane shows 2 types of transport. The first one is bulk transport and the second one is specific transport. Bulk transport में there are 2 things. Endocytosis means when the solute comes inside, it is endocytosis, and that is called as phagocytosis. And the same thing when the water comes inside the cell, जैसे आपने अमीबा में पढ़ा होगा ना, when amoeba eats the food, that's called as phagocytosis. वो वेसिकल बनाकर खाता है तो उसको phagocytosis कहते हैं. जब वो वाटर की चीज कोई अंदर लेगा तो उसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस, राइट. एंड एक्सोसाइटोसिस मींस जस्ट द एग्जिट ऑफ समथिंग. इसीलिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है. वेरी सिंपल. एक्सो मींस when certain things go outside the cell, it's called as exocytosis. The second type of transport is specific transport, जिसमें आपको diffusion, facilitated diffusion, active transport and passive transport के बारे में पता होना चाहिए. Okay, so I hope आपको you are all clear with the cell membrane part. So cell membrane पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है. पहले तो अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है फॉस्फोलिपिड का. फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. क्यों हमारी लेयर ट्राइलैमिनर दिखती है जबकि है बाइलैमिनर? किसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कवर किया था? कैसे टाइप के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं? अ लॉट ऑफ थिंग ओवर हियर द एनसीईआरटी हैज ट्राइड टू टॉक अबाउट इट.
ठीक है, but yes, it's a very easy thing. I hope you have understood the video. Soon I'll be uploading at least 5 MCQs from this part, so that if you have any doubt you can write it in the comment section. अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है जब मैं अपलोड करूंगी, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लीजिए कि इसका आंसर ए या बी या सी क्यों है, so that I can tell you the reason on the chat box or via a short video. ठीक है. So that's all for the today video. I'll meet you soon with the next video where we are going to talk about the cell wall of a eukaryotic cell. Till then, bye everybody. Take care. I'll meet you soon. Work hard, study for your dreams. Bye.